हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मी दुबे। आज मैं इस वीडियो में रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए कुडर रिचार्डसन फॉर्मूला और क्रॉनबेक अल्फा को किस तरीके से यूज करते हैं इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज किया जाता है, जैसे टेस्ट रेटेस्ट मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड एंड रूलन एंड फ्लैनेगन फॉर्मूला। इन तीनों ही मेथड्स की बात मैं पिछली वीडियोस में कर चुकी हूँ। आज यहाँ पर मैं इन्हीं दो मेथड्स की बात करने वाली हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए कुडर रिचार्डसन फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले जो स्प्लिट हाफ मेथड आया था उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, जिसकी वजह से कुडर एंड रिचार्डसन ने एक अपना फॉर्मूला दिया था इसको रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने 2 फॉर्मूलाज दिए थे, फर्स्ट था KR20 एंड सेकंड था KR21। KR20 बेसिक फॉर्मूला था एंड KR21 इसका मॉडिफाइड फॉर्म था। तो जो KR फॉर्मूले को अगर आपको यूज करना है तो कौन कौन सी मेन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो टेस्ट के आइटम्स हैं वो आइटम्स होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस मीन्स होता है समझ आती है। होमोजीनिटी क्या होती है टेस्ट की? होमोजीनिटी का मतलब होता है कि टेस्ट में जितने भी आइटम्स हैं वो उसी ट्रेड को मेजर करते हो जिस ट्रेड के लिए ये टेस्ट बनाया गया है। मींस इंटेलिजेंस के लिए अगर कोई टेस्ट बनाया गया है तो उसके सारे आइटम्स इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड होने चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो सारे ही आइटम्स उसके होमोजीनियस माने जाएंगे और ऐसे केसेस में हम KR फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आइटम्स डाइकोटोमस होने चाहिए। डाइकोटोमस आइटम्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। तो डाइकोटोमस फॉर्मेट में ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स जो फॉर्मेट होता है वो या तो करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो। मींस वो आइटम या तो करेक्ट के बेसिस पे उसको 1 मार्क दिया जाए या तो इनकरेक्ट के बेसिस पे 0 मार्क दिया जाए। तो इस तरह के आइटम्स अगर होते हैं तभी हम KR फॉर्मूले का यूज करते हैं। KR20 जो फॉर्मूला था, जो बेसिक फॉर्मूला था कुडर रिचार्डसन का, वो उसमें ऐसा होता है कि इसको यूज करने के लिए हमें जो उसमें आइटम्स होते हैं, आइटम्स में डिफिकल्टी के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। मींस आइटम्स कुछ आइटम्स इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ हाई डिफिकल्टी के आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आइटम्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस या बहुत ज्यादा वेरी नहीं करने चाहिए आइटम्स। और KR21 का यूज करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि सभी आइटम, जितने भी आइटम उस टेस्ट में है, सभी की डिफिकल्टी लेवल सेम होनी चाहिए। अगर मॉडरेट डिफिकल्टी का आइटम है तो सारे ही आइटम मॉडरेट डिफिकल्टी के होने चाहिए। तो तभी हम KR21 का यूज कर सकते हैं। KR20 जो फॉर्मूला था इसे यहाँ पर देख सकते हैं। KR20 इज इक्वल्स टू n/n-1 इन ब्रैकेट SD1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा PQ अपॉन SD टोटल SDT का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। KR20 डिनोट करता है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को। N मींस नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेस्ट, SD यानी कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? स्कोर्स का वेरिएंस वो होता है कि जो हमारे स्कोर है वो सेंट्रल टेंडेंसी से बहुत ज्यादा डिफर ना कर रहे हो, बहुत ज्यादा वेरिएट ना हो रहे हो। तो हमें वेरिएंस भी निकालना होता है। रूलन एंड फ्लैनेगन फॉर्मूला की बात जब मैंने की थी तो वहां पर बताया था कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसकी क्यों इसकी को कैलकुलेट इसको क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में मैंने बात की थी पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर भी वेरिएंस को कैलकुलेट करना होगा। और वेरिएंस जो SDT का स्क्वायर है उसका मतलब होता है वेरिएंस ऑफ स्कोर्स ऑन द टेस्ट। यहाँ पर जो P एंड Q का यूज हुआ है, P है प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट आंसर टू ईच आइटम एंड Q इज इनकरेक्ट आंसर टू ईच आइटम। इसको हम 1 - P से भी निकाल सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है Kr21 इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस वन इन ब्रैकेट SD1 का स्क्वायर माइनस NPQ, यहाँ पर ऊपर डैश दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसका P का एवरेज एंड Q का एवरेज। P को मैं बता चुकी, प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज होता है, Q प्रोपोर्शन ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज होता है। यहाँ पर हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। बाकी फॉर्मूला सेम है Kr20 की तरह। और जो इसका Kr21 का एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और ज्यादा इजी है और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए हमें करेक्ट रिस्पॉन्सेज और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं और हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कराना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर MT का मतलब है मीन ऑफ द टोटल स्कोर ऑन द टेस्ट। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी, एक वर्कशीट बनानी होगी। आइए देखते हैं। तो इस तरीके से हमें वर्कशीट बनानी होती है अगर हमें KR फॉर्मूले से रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एग्जामिनीज हमने 10 लिए हुए थे और आइटम्स हमारे 15 थे उस टेस्ट में, और नंबर ऑफ एग्जामिनीज और आइटम आपको बताया जा चुका है कि आइटम्स कैसे होते हैं, डाइकोटोमस होते हैं। मींस वन जब उसको स्कोर देते हैं जब वो जो आइटम है वो करेक्टली रिस्पॉन्ड किया गया होता है, और 0 तब देते हैं जब वो इनकरेक्टली रिस्पॉन्स किया गया होता है। तो इस तरीके से सारे रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे हम यहाँ पर स्कोर लिख लेते हैं। तो एग्जामिनीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट जो 10 एग्जामिनीज थे, इन्होंने फर्स्ट आइटम पे सभी ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को 1 स्कोर दिया गया है, इसका मतलब कि सभी ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है। तो 0 का मतलब है कि इनकरेक्ट रिस्पॉन्स किया गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक वर्कशीट बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये x है यानी कि टोटल स्कोर, ये टोटल करेक्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं। यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे 1, 2 एंड 3। इस तरीके से यहाँ पर जो स्कोर होगा वो 3 हो जाएगा, और इसी तरीके से हम ये सारे x के यानी स्कोर्स को यहाँ पर हम लिख लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज कॉपी पेन लेके बैठे और इनको नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपको आगे फॉर्मूले में पुटअप कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये स्कोर्स को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, और एक्स स्क्वायर भी हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हम इस तरीके से इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 3 इंटू 3 करने के बाद 9 आता है, 12 इंटू 12 करने के बाद 144 आता है। तो इस तरीके से हम इनका एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी जरूरत हमें SD ज्ञात करने के लिए पड़ेगी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी आगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्कोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू आ रही है 80 एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 796। और ये जो स्कोर्स दिए हुए हैं ये आप देख सकते हैं नीचे। R मीन्स होता है राइट स्कोर्स, W मीन्स होता है रॉन्ग स्कोर्स, P मीन्स होता है प्रोपोर्शन ऑफ राइट स्कोर, Q मीन्स होता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकरेक्ट स्कोर्स, एंड PQ इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ P इंटू Q। इस तरीके से हम राइट आंसर्स जो राइट स्कोर्स थे वो 10, यहाँ पर सारे ही राइट थे तो 10 हो गया। इस तरीके से इन सारे ही स्कोर्स की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमको जो फर्स्ट फॉर्मूला था KR20 का और जो सेकंड KR21 का जो फर्स्ट फॉर्मूला था, अगर हम उन दोनों मेथड्स का यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं तो ही हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर हम जो लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है KR21 का, अगर उसका यूज करते हैं तो हमें सिर्फ इन स्कोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो इस पे मेन रूप से इसी पे आपको ध्यान देना है और इन स्कोर्स को आपको नोट करके लिख लेना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने फॉर्मूला बताया था KR21 को कैलकुलेट करने के लिए, जो लास्ट फॉर्मूला था उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, जो था n SD का स्क्वायर माइनस MT इन ब्रैकेट n माइनस MT अपॉन SD T का स्क्वायर इन ब्रैकेट n माइनस 1। यहाँ पर सबसे पहले हमें जरूरत क्या है, मीन को कैलकुलेट करने की। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हमारा आया था, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो 80
एंड n हमारा होता है नंबर ऑफ एग्जामिनी। नंबर ऑफ एग्जामिनी क्या था 10, तो 80/10 करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा 8.0। इसी तरीके से हम एसडी भी कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस को। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेम फॉर्मूला है जो मैंने रूलन एंड फ्लैनेगन फॉर्मूले में बताया था। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की उनको यूज करके हम एसडी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी एन का मतलब नंबर ऑफ एग्जामिनी है, तो नंबर ऑफ एग्जामिनी 10 थे, यहाँ पर एन का मतलब 10 है। एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर का स्कोर आया था 796, जो मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोला था। एंड सिग्मा एक्स का जो स्कोर था वो 80 था, तो 80 का स्क्वायर कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो एसडी आ जाएगा वो 3.95 आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे जरूरत है एसडी टी स्क्वायर की, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम इसका यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे और इस तरीके से हमारा आ जाएगा स्कोर 15.60। अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर जो n है, यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल n दिया हुआ है, इसका मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पर जो n यूज हुआ था इसका मतलब था नंबर ऑफ एग्जामिनी, बट यहाँ पर जो n का यूज हुआ है इसका मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे 15 थे एंड m एसडी की वैल्यू आई है 15.60 माइनस मीन आया है हमारा 8 एंड इस तरीके से n हमारा 15 हो गया एंड 8 हो गया। इस तरीके से हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट अप करा लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है और हमारा जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट आ जाता है वो है 0.82। तो ये आपने देखा कि कितना आसान है इसको कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्रॉनबेक अल्फा, या जिसे कोएफिशिएंट अल्फा भी कहते हैं। ये भी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा कि कुडर रिचार्जन मेथड का हमने जब यूज किया तो उसमें हम उसका यूज तभी कर सकते हैं जब हमारे आइटम्स डाइकोटोमस हो। बट क्रॉनबेक अल्फा का यूज अगर हमारे आइटम्स डाइकोटोमस नहीं है, मल्टीपल चॉइस में है, या हमारे आइटम्स पॉलीटॉमस हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, क्रॉनबेक अल्फा का, या जिसे कोएफिशिएंट अल्फा भी कहा जाता है। यानी कि आज अगर आपको कोएफिशिएंट अल्फा का यूज करना है तो आइटम्स 0 या 1 में स्कोर्ड नहीं होने चाहिए, मींस राइट और रॉन्ग में स्कोर्ड नहीं होने चाहिए। इट मींस कि स्कोर्स हमारे डाइकोटोमस नहीं होने चाहिए। इसके लिए कोएफिशिएंट अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये अल्फा का फॉर्मूला है, इसमें भी लगभग सारी चीजें, जैसे ये एस डी टी का स्क्वायर है, ये कुडर रिचार्जन फॉर्मूले का ही सेम होगा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स ही होगा। और यहाँ पर एक जो मेन डिफरेंस है वो है एस डी आई का स्क्वायर। एस डी आई का मतलब है सम ऑफ वेरिएंसेस, यहाँ पर वेरिएंसेस का हमें सम कर लेना होता है। तो सिर्फ यही एक बेसिक डिफरेंस है क्रॉनबेक अल्फा में। और क्रॉनबेक अल्फा की जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है वो जो कि नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का जो स्कोर है और क्रॉनबेक अल्फा का जो स्कोर है, अगर दोनों को कैलकुलेट किया जाए तो स्कोर हमेशा इक्विवेलेंट आते हैं, सेम आते हैं। तो नेट एग्जाम में कई बार स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का यूज करते हैं, क्रॉनबेक अल्फा का स्कोर दे देते हैं, तो हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का फॉर्मूले का यूज करके भी क्रॉनबेक अल्फा को कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा आंसर करेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्रॉनबेक अल्फा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेटर करने की कोशिश करूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।